लोग अपनी अपनी दुनिया में डूबे थे। एक अकेला साधारण कपड़ों में अफ्रीकी यात्री चुपचाप धीरे से आकर बिजनेस क्लास की खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। न किसी ने उसे पहचाना, न किसी ने ध्यान दिया। बस एक पुराना हरा कोट, सादा से कैनवास के जूते और कंधे पर एक साधारण कपड़े का बैग। उसी दौरान कुछ गोरे बिजनेसमैन हंस रहे थे। वो आपस में कह रहे थे, अफ्रीका में एक और खेती का प्रोजेक्ट मिल गया। उनके लिए अफ्रीका सिर्फ एक बिजनेस था और उस अफ्रीकी शख्स की मौजूदगी बस एक इत्तेफाक। थोड़ी देर बाद एक फ्रांसीसी सीईओ स्काई वेंचर एयरलाइंस की फ्लाइट में चढ़ा। बिजनेस क्लास की सारी सीटें भर चुकी थीं। सीईओ को एडजस्ट करने के लिए एयरलाइन के क्रू ने फैसला किया, इस अफ्रीकी शख्स को इकोनॉमी में शिफ्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में वो बस एक साधारण कपड़ों वाला अफ्रीकी था। उन्हें नहीं पता था कि ये कोई आम यात्री नहीं, ये बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे थे। उस एक पल ने दुनिया को हिला दिया। जो आगे हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। दुनिया समझ गई, ताकत कपड़ों से नहीं, शो ऑफ से नहीं, बल्कि सादगी और सम्मान की भाषा में छिपी होती है। दोस्तों, आज की कहानी कोई बनाई हुई या काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्चे घटना पर आधारित है। इसमें मुख्य किरदार को छोड़कर बाकी सभी नाम बदले गए हैं ताकि उनकी पहचान को गुप्त रखा जा सके। कहानी शुरू करने से पहले एक दिल से की गई रिक्वेस्ट, आप हमारे वीडियो देखते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अगर आपको इसमें सच्चाई और मेहनत दिखे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। एम्स्टर्डम के शिपहोल एयरपोर्ट का बोर्डिंग लाउंज सुबह सुबह ठंडा और शांत था। हल्की धुंध और सूटकेस की घड़घड़ाहट के बीच एक अकेला अफ्रीकी शख्स बोर्डिंग एरिया में धीरे धीरे चला जा रहा था। उसने हरा पुराना कोट और सादा से कैनवास के जूते पहने थे। कंधे पर एक साधारण कपड़े का बैकपैक लटक रहा था। वो जल्दी में नहीं था। न उसने इधर उधर देखा, न किसी से बात की। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। बस एक और अकेला अफ्रीकी यात्री जो अक्सर ऐसी अनदेखी में खो जाता है। उसने खिड़की के पास वाली सीट चुनी और चुपचाप बैठ गया। जेब से फोन निकाला, ईमेल खोला और शांति से पढ़ने लगा। सिक्योरिटी ऑफिसर उसके पास से गुजरे, लेकिन किसी ने रुक कर नहीं देखा। कुछ दूरी पर सूट पहने बिजनेसमैन का ग्रुप जोर जोर से हंस रहा था। वो सेंट्रल अफ्रीका में एक नए खेती के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से किसी ने भी खिड़की के पास बैठे शांत शख्स की तरफ नहीं देखा। उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसका नाम इब्राहिम ट्राओरे है, बुर्किना फासो के राष्ट्रपति, जो एम्स्टर्डम में सस्टेनेबल खेती और अफ्रीका के आर्थिक भविष्य पर एक समिट से लौट रहे थे। ये फ्लाइट उनके लिए घर वापसी का आखिरी पड़ाव था, बिना तामझाम, बिना जुलूस के। इब्राहिम का मानना था कि असल ताकत को दिखाने की जरूरत नहीं होती, उसे बस उस शख्स के हाथ में होना चाहिए जो उसे चुपचाप संभालना जानता हो। फ्लाइट के लिए बोर्डिंग गेट खुला और यात्री लाइन में लगे। रोजमर्रा के अनाउंसमेंट चल रहे थे। तभी एक गुस्से की चीख ने शांति को तोड़ा। एक शख्स आखिरी सेकंड में प्रायोरिटी लेन में घुसा। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, चेहरा गुस्से से लाल, हाथ में फर्स्ट क्लास टिकट लहराते हुए। ये थे लुसियन बेलमोंट, 55 साल के फ्रांसीसी सीईओ, जिनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनी एक दर्जन अफ्रीकी देशों में काम करती थी। वो इंप्रेसिव थे, ग्रे सूट, हल्की नीली सिल्क टाई और महंगी घड़ी जो हर हरकत में चमकती थी। लुसियन लेट पहुंचे थे। जब गेट एजेंट ने बताया कि बिजनेस क्लास पूरी तरह भरा है, वो ठिठक गए, जैसे वो शब्द समझ ही ना पाए। मैं बुर्किना फासो का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हूं, उन्होंने चिल्लाकर कहा। उनकी आवाज लाउंज में गूंज रही थी। तुम चाहते हो मैं इकोनॉमी में बैठूं? यह बकवास फैसला किसने लिया? लुसियन ने काउंटर पर हाथ मारा। क्रू मेंबर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ही मिनटों में वो एयरलाइन के एग्जीक्यूटिव्स के साथ फोन पर था। वो धमकी दे रहा था। ग्राउंड क्रू इधर उधर भागने लगा। आखिरकार एक सुपरवाइजर ने रेडियो में धीरे से बात की और हेड फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया, कहते हुए कि इसे चुपके से हैंडल कर लो। कुछ मिनट बाद एक साफ सुथरी यूनिफॉर्म में एक औरत जेट ब्रिज से बाहर निकली। वो थी एमिलिन रोशे,
स्काई वेंचर एयरलाइंस फ्लाइट अटेंडेंट, लंबी पतली गोरी औरत जिसके हाव भाव में सख्त प्रोफेशनलिज्म था। उसकी गहरी ग्रे यूनिफॉर्म बेदाग थी, गले में सफेद सिल्क स्कार्फ सलीके से बंधा था। हल्का मेकअप, कोरल रंग की लिपस्टिक और गहरे भूरे बाल साफ सुथरे बन में बंधे थे। वो आत्मविश्वास से चलती थी। हर कदम फर्श पर ठोस पड़ता था, जैसे वो अपनी मौजूदगी से जगह पर कब्जा कर रही हो। एमिलिन को बताया गया कि एक वीआईपी को बिजनेस क्लास में सीट चाहिए। उसने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वीआईपी कौन है, न ही पैसेंजर लिस्ट चेक की कि किससे शिफ्ट किया जा सकता है। वो सीधे प्लेन में चढ़ी और बिजनेस क्लास केबिन में पहुंची। उसकी नजरें पहले से ही किसी कम महत्वपूर्ण शख्स को ढूंढ रही थीं। उसकी नजर 9वीं पंक्ति पर जाकर रुकी। वहां सीट 9 पर खिड़की के पास वही हरे कोट वाला शांत शख्स बैठा था। इब्राहिम ट्रॉरे अपने फोन पर चुपचाप पढ़ रहे थे, बिल्कुल बेखबर कि वो एमिलिन का टारगेट बन चुके हैं। एमिलिन को और जानकारी की जरूरत नहीं थी। उसे परवाह नहीं थी कि उसका बोर्डिंग पास दिखाता था कि वो प्रायोरिटी पैसेंजर है। उसकी नजर में सिर्फ एक चीज थी, वो शख्स बिजनेस क्लास में फिट नहीं लगता था। एमिलिन गलियारे में इब्राहिम के सामने खड़ी हुई और एक बनावटी प्रोफेशनल स्माइल दी। बगैर अपना परिचय दिए वो मीठी लेकिन सख्त आवाज में बोली, सर, शेड्यूलिंग इश्यू की वजह से हमें कुछ सीटें रीअरेंज करनी हैं। क्या आपको इकोनॉमी केबिन में शिफ्ट होने से कोई दिक्कत होगी? बैठे हुए इब्राहिम ने धीरे से फ्लाइट अटेंडेंट की तरफ देखा। उसका चेहरा शांत, स्थिर और बेअसर रहा। बिना एक शब्द बोले उसने कोट के अंदर हाथ डाला और अपना बोर्डिंग टिकट निकाला। धीरे से उसने उसे एमिलिन के सामने रखा ताकि वो देख सके। बिजनेस क्लास सीट 9A साफ तौर पर हाई प्रायोरिटी बुकिंग के तौर पर मार्क्ड थी। एमिलिन ने टिकट पर बस 1 सेकंड के लिए नजर डाली, फिर उसकी तरफ देखा। उसकी बनावटी स्माइल गायब हो गई। उसे एक नजर में उसका लहजा कह रहा था, तुम जैसा कोई इस सीट का कैसे हो सकता है? उसने बोर्डिंग पास को वापस उसके हाथ में ठेल दिया और तेजी से सिर हिलाया। न कोई माफी, न कोई शिष्टाचार। बिना एक शब्द बोले एमिलिन पलटी और गलियारे से वापस चली गई। उसने प्रोफेशनल रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी तंग आंखें और सख्त जबड़ा साफ नफरत दिखा रहा था। ऐसे लोग हमेशा चीजें मुश्किल कर देते हैं, उसने धीरे से कहा, इतना धीरे कि रिकॉर्ड ना हो, लेकिन पास के पैसेंजर्स के सुनने लायक। अब तक उसका गुस्सा और सख्त हो चुका था। अगर सीट 9 वाला शख्स नहीं हटेगा तो कोई और हटेगा। उसने बिजनेस क्लास केबिन को फिर स्कैन किया, दूसरों को ढूंढते हुए। उसकी नजर कुछ अकेले बैठे अफ्रीकन पैसेंजर्स पर पड़ी। एमिलिन उन 2 अफ्रीकी पैसेंजर्स के पास गई और दोनों को चुपके से बताया कि एक वीआईपी को जगह देने के लिए उन्हें सीट बदलनी होगी। उनमें से एक युवा बिजनेसमैन ने कंफ्यूजन में हिचकिचाया, लेकिन एमिलिन की सख्त नजर और वादे ने उसे मजबूर कर दिया। कुछ ही मिनटों में 2 पैसे देने वाले पैसेंजर्स को बिना किसी अफसोस के एमिलिन ने बिजनेस क्लास सीटों से दबाव डालकर हटा दिया। अब लुसियन के लिए एक खाली सीट थी, लेकिन एमिलिन के लिए यह काफी नहीं था। उसका खून अभी भी सीट 9 के शख्स की गुस्ताखी से उबल रहा था। उसके ख्याल में उसने उसका काम मुश्किल कर दिया था। वो ऐसी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एमिलिन एक बार फिर इब्राहिम की सीट के सामने खड़ी हुई। इस बार उसने नाटक करने की कोशिश भी नहीं की। वो बस वहां खड़ी थी, हाथ सीने पर बांधे, ये उम्मीद करते हुए कि वो खुद उठकर चला जाएगा। लेकिन इब्राहिम ने सिर झुकाकर नहीं देखा। वो धीरे से अपने पैरों पर खड़े हुए। न वो बदतमीज थे, न आक्रामक। वो एक सादे, शांत आत्मविश्वास के साथ खड़े हुए और उसका सामना करने के लिए मुड़े। उसने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, न ही गुस्से का कोई निशान दिखाया। उसने बस एमिलिन को देखा, आंखें सीधी और स्थिर। उसने उस नजर को एक पल के लिए थामा। केबिन में अजीब सी खामोशी छा गई। फिर इब्राहिम एमिलिन बोले, उनकी आवाज नरम लेकिन साफ, हर शब्द हवा को चीरता हुआ। किसी को उसकी त्वचा से जज करना अपनी नासमझी को गर्व से चिल्लाने जैसा है। ये शब्द एमिलिन के लिए एक झटके की तरह थे। उसने मुंह खोला, लेकिन कुछ ना निकला। एक ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था, न कोई कंपनी पॉलिसी, न कोई ट्रेंड स्माइल। एमिलिन पलटी
और गलियारे से नीचे चली गई। उसका चेहरा मेकअप के नीचे जल रहा था, इसलिए नहीं कि उसे अपनी गलती समझ आई थी, बल्कि इसलिए कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। लगभग तुरंत सीईओ लुसियन बेलमोंट गलियारे में आया। क्रू ने उसके लिए एक सीट रेडी की थी और उसे बैठते वक्त शैंपेन का ग्लास भी दिया। एमिलिन ने चमकती स्माइल के साथ उसे उसकी जगह तक पहुंचाया। 6 घंटे 20 मिनट बाद प्लेन लैंड करने लगा। खिड़की से बाहर बुर्किना फासो सुबह की सुनहरी रोशनी में दिखा। लाल मिट्टी, हरे खेत, धातु की छतें सूरज में चमकती हुई। रनवे पर ग्रे एसयूवी गाड़ियों की एक लंबी लाइन खड़ी थी। लुसियन ने मोटरसाइकिल देखकर मुस्कुराया, अपनी टाई ठीक करते हुए। लगता है वो मेरे लिए आए हैं, उसने धीरे से कहा। एमिलिन ने एक शाइस्ता स्माइल दी। हालांकि बाहर जमा वर्दीधारी लोग उसे अजीब लग रहे थे। प्लेन कॉन्टारा में लैंड हुआ। गेट तक पहुंचने से पहले ही गहरी नीली वर्दी में ऑफिसर्स की एक यूनिट रनवे पर मार्च कर रही थी। केबिन में फुसफुसाहट फैलने लगी। एक सीनियर ऑफिसर फुल यूनिफॉर्म में तेजी से मोबाइल सीढ़ियों से चढ़ा और प्लेन में दाखिल हुआ। बिना रुके वो गलियारे से सीट 9A तक पहुंचा और सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। उसने तेज सलाम किया। उसकी आवाज गूंजी, खामोशी को तोड़ते हुए, राष्ट्रपति महोदय, घर वापसी पर स्वागत है। एक पल के लिए केबिन सन्न, फिर कुछ लोगों ने सांस खींची। एक पैसेंजर का वाइन ग्लास हाथ से गिरकर फर्श पर टूट गया। एमिलिन जड़वत खड़ी थी। पैसेंजर लिस्ट उसके हाथ से फिसल गई। लुसियन इतनी तेजी से खड़ा हुआ कि उसकी शैंपेन लगभग गिर गई। वो इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि किसी ने उसे बुलाया, बल्कि इसलिए कि किसी ने नहीं बुलाया। राष्ट्रपति, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी नजरें अब उस शांत शख्स पर थीं जो हरे कोट में था, जिसे उसने और एमिलिन ने पूरी फ्लाइट में नजरअंदाज किया। हंगामे के बीच इब्राहिम ट्राओरे शांत रहे। वो धीरे से खड़े हुए, अपने कोट का ऊपरी बटन बंद किया। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न घमंड, बस एक शांत अथॉरिटी। उन्होंने ऑफिसर के सलाम का जवाब हल्के सिर हिलाकर दिया। उस पल में केबिन के हर शख्स को समझ आ गया कि क्या हुआ था। शर्मिंदगी की लहर फैल गई। बिजनेस क्लास के हर पैसेंजर ने एक एक करके नजरें नीची कर दी या सिर झुका लिया। मोबाइल सीढ़ियां लगाई गईं। 2 ऑफिसर एमिलिन और लुसियन को प्लेन से पहले उतारने आए। एमिलिन जैसे धुंध में चली, हर कदम गलियारे में भारी। उसकी कोरल लिपस्टिक धुंधली हो चुकी थी, आंखें खाली खाली आगे देख रही थीं। उसके पीछे लुसियन बेलमोंट 4 ऑफिसर्स के साथ। कुछ देर पहले वो कॉन्फिडेंट सीईओ था, अब वो बस एक डरा हुआ शख्स था। बेरंग चेहरा, झुर्रियों वाला सूट। रनवे पर बुर्किना फासो के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने शाइस्तगी लेकिन सख्ती से एमिलिन और लुसियन को हिरासत में लिया। कोई औपचारिक चार्ज का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मैसेज साफ था। एक राष्ट्र के लीडर की बेइज्जती गंभीर अपराध है, जिसकी पूरी जांच होगी। उसी दोपहर तक स्काई वेंचर एयरलाइंस का हेडक्वार्टर डैमेज कंट्रोल मोड में था। एयरलाइन ने पब्लिक अपॉलजी जारी की। हम स्काई वेंचर एयरलाइंस फ्लाइट 892 पर हुए घटना के लिए दिल से माफी मांगते हैं। कस्टमर्स की रिस्पेक्ट हमारी प्राथमिकता है और हम अपने ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स की समीक्षा कर रहे हैं। पॉलिश्ड शब्द, खोखले, बेमानी और बहुत देर से। इस बीच बाकी पैसेंजर्स की वीडियोस ऑनलाइन वायरल हो गईं। क्लिप्स में एमिलिन को सीट 9A के शांत शख्स पर गुस्सा करते, लुसियन को घमंड से केबिन में घुसते और ऑफिसर की सलामी और राष्ट्रपति महोदय की आवाज दिखाई। रिस्पेक्ट अफ्रीका वर्ल्ड वाइड ट्रेंड किया। लोगों ने माफी और जवाबदेही की मांग की एमिलिन का नाम लेकर। जो एक छोटी सी बात फ्लाइट पर शुरू हुई, वो ग्लोबल स्कैंडल बन गया। रेसिज्म और इज्जत का एक साफ सबक। उसी शाम एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फ्रांसीसी रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर ट्राओरे, क्या आप केस फाइल करेंगे? इब्राहिम ने हल्की, सोच भरी मुस्कान दी। मैं नहीं चाहता कि उन्हें सजा मिले, उन्होंने धीरे से कहा। मैं चाहता हूं कि वो सीखें कि इंसानों को रेसिज्म से नहीं, इंसानी नजरों से देखना चाहिए। उनका शब्द सादा लेकिन भारी। कोई और सवाल नहीं पूछा गया। अगली सुबह राष्ट्रपति ट्राओरे अपने रूटीन में लौट गए। उन्होंने अपनी कैबिनेट से मुलाकात की,
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के कुछ सवालों के जवाब दिए। पिछले दिन की फ्लाइट का जिक्र कभी नहीं किया। वो अपनी मॉर्निंग कॉफी पी गए, ब्लैक, बिना शक्कर, और आगे बढ़ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हफ्ते के आखिर तक एमिलिन रॉशे को सस्पेंड कर दिया गया। लुसियन बेलमोंट का बुर्किना फासो में बड़ा एग्री प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। स्काई वेंचर एयरलाइंस ने जल्दी में डाइवर्सिटी और रिस्पेक्ट प्रोग्राम शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद एमिलिन ने इब्राहिम के नाम एक खत लिखा। खत में लिखा था, आदरणीय राष्ट्रपति, आपका शुक्रिया। यह धन्यवाद इसलिए नहीं कि आपने मेरे खिलाफ कोई केस नहीं चलाया, बल्कि इसीलिए कि आपने मुझे इंसानियत का असली मतलब समझाया। आपने दिखाया कि जब किसी के पास ताकत हो तो उसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक बार फिर दिल से धन्यवाद। अगर आप ऐसी दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल छोटी बड़ी कहानियां को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।